जूलियट रीड, देश की सबसे लोकप्रिय और अछूत गॉडेस, देर रात मेरे अपार्टमेंट से जाने से साफ इनकार कर देती है। वह जिद करती है कि मैं उसके लिए नूडल्स बनाऊं, और तभी वही टॉप टियर हार्ट थ्रॉब, जिसके साथ पूरा इंटरनेट उसका नाम जोड़ रहा है, एक बड़े वैरायटी शो के लाइव ब्रॉडकास्ट में उसे कॉल कर देता है। उसकी आवाज प्यार से भरी हुई है। लाखों फैंस उसकी मीठी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। उधर मैं चूल्हे पर उबलते नूडल्स को देख रहा हूँ और उसके लिए कैजुअली फोन उठा लेता हूँ। अगले ही पल बाथरूम का दरवाजा खुलता है। तौलिए में लिपटी जूलियट चिल्लाती है, ईथन, मेरे सिल्क पजामास कहाँ हैं? क्या तुमने फिर उन्हें फ्लोर साफ करने के लिए इस्तेमाल किया? और बस लाइव स्ट्रीम फट पड़ती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की आइस क्वीन, जिसे कोई अजनबी छूने की हिम्मत नहीं करता, जिसकी 5 साल की करियर में एक भी डेटिंग रूमर साबित नहीं हुई, इस वक्त मेरे सोफे पर बिल्कुल बेपरवाह होकर फैली हुई है। वह मुझे बाथ तैयार करने का आदेश देती है। वाटर टेम्परेचर 108, रोज ऑयल, लैवेंडर नहीं। और ईथन, जल्दी करो, मैं पसीने से परेशान हूँ। मैं आंखें घुमाता हूँ और बाथरूम की ओर बढ़ जाता हूँ। आखिर कर भी क्या सकता हूँ? वह तब से मेरी पार्टनर इन क्राइम है जब हम डायपर्स पहनते थे। जैसे ही मैं पानी का तापमान ठीक कर रहा होता हूँ, लिविंग रूम की मेज पर रखा जूलियट का प्राइवेट फोन पागलों की तरह बजने लगता है। ये नया फोन उसने अपने ड्रामा प्रमोशन के लिए लिया था। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा है, एडन स्टर्लिंग, इंडस्ट्री का सबसे हॉट राइजिंग स्टार, जो फिलहाल जूलियट के साथ फेक ऑन स्क्रीन रोमांस करके पॉपुलैरिटी बटोर रहा है। उसे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत चेहरा कहा जाता है। मैं ज्यादा नहीं सोचता, मुझे लगता है कोई जरूरी बात होगी। हाथ पोंछकर मैं कॉल उठा लेता हूँ। जूलियट, दूसरी तरफ से एडन की आवाज आती है। इतनी रात को क्या कर रही हो? वह जानबूझकर अपनी आवाज को और भी आकर्षक बना लेता है। आज का शो देखा? फैंस हर जगह हमारे नाम स्पैम कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी थोड़ी याद आ रही है। उसकी आवाज बनावटी मिठास से भरी हुई है। मैं एक पल के लिए जम जाता हूँ। इससे पहले कि मैं बता पाऊं कि मैं कौन हूँ, बाथरूम से बहते पानी की आवाज आती है और फिर जूलियट की बेहद पहचानने लायक ठंडी आवाज गूंजती है। लेकिन इस समय वह गुस्से से भरी हुई है। ईथन, तुम मर गए क्या? टब इतना फिसलन भरा क्यों है? क्या तुमने इसे फिर साफ नहीं किया? मुझे मारकर मेरा क्रेडिट कार्ड डेट इनहेरिट करना चाहते हो क्या? अचानक दूसरी तरफ सन्नाटा छा जाता है। मैं लगभग स्टैटिक की आवाज सुन सकता हूँ। तभी मेरी नजर स्क्रीन पर पड़ती है। ऊपर कोने में छोटा सा लिखा है, लाइव ब्रॉडकास्ट। मेरा हाथ झटके से कांप जाता है। महंगा फोन लगभग टॉयलेट में गिर ही जाता है। प्राइम टाइम वैरायटी शो लाइव चल रहा है। इसका मतलब जूलियट की सारी बदतमीज चीखें और मेरी मौजूदगी करोड़ों दर्शकों तक पहुंच चुकी है। ओह, शायद वह अभी अवेलेबल नहीं है। मैं सूखे गले से कहता हूँ, तुम कौन हो? एडन की आवाज तुरंत टूट जाती है। उसका प्यारा पपी पर्सोना उसी पल बिखर जाता है। इतनी रात को तुम जूलियट के घर पर क्या कर रहे हो? तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं कोई बहाना सोचने की कोशिश करता हूँ। शायद प्लम्बर हूँ, शायद डिलीवरी गाय हूँ। लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा जोर से खुल जाता है। तौलिए में लिपटी जूलियट बाहर आती है। उसके गीले बाल उसकी पतली गर्दन से चिपके हुए हैं। पानी की बूंदें उस चेहरे पर चमक रही हैं जिसने लाखों फैन बॉयज को दीवाना बनाया हुआ है। लेकिन इस वक्त वह मुझे घूर रही है। ईथन, क्या तुम बहरे हो? मैंने फ्रेश टॉवल लाने को कहा था। वहाँ किससे फुसफुसा रहे हो? वह नंगे पांव चलकर मेरे पास आती है और फोन छीन लेती है। कौन है? स्क्रीन देखे बिना ही वह झुंझला कर बोलती है, आधी रात को परेशान क्यों कर रहे हो? जो कहना है जल्दी कहो, मैं बात ले रही हूँ। मैं निराशा में आंखें बंद कर लेता हूँ। सब खत्म हो चुका है। आज रात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भूकंप आने वाला है। जूलियट रीड की अनटचेबल गॉडेस इमेज पूरी तरह टूटने वाली है। ट्रेंडिंग लिस्ट पर शायद अभी से हेडलाइंस दौड़ रही होंगी। जूलियट रीड का सीक्रेट मैन, आइस क्वीन पर्सोना शैटर्ड, एडन स्टर्लिंग लाइव ब्रॉडकास्ट डिजास्टर। जूलियट बचपन से मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरी सबसे बड़ी मुसीबत रही है। किंडरगार्टन में मेरा लॉलीपॉप चुराने के बाद से ही यह औरत हमेशा मेरे सिर पर चढ़कर हुक्म चलाती आई है। दुनिया उसे एक दूर और ठंडी आइस गॉडेस के रूप में देखती है। सिर्फ मैं जानता हूँ कि निजी जिंदगी में वह क्लास 9 लेवल की लाइफ स्किल्स डिजास्टर है। एक ऐसी गॉडेस जिसका गुस्सा खराब है और खाने में बहुत नखरे हैं। हम बचपन से आमने सामने वाले फ्लैट में रहते थे। मेरी माँ हमेशा कहती थी, ईथन बेटा, जूलियट की जिंदगी आसान नहीं रही। उसके माता पिता हमेशा व्यस्त रहते हैं। उसका ख्याल रखना। और वह ख्याल रखना अब 20 साल से भी ज्यादा समय तक चल चुका है। मैंने उसके लिए पहला बॉक्स ऑफ पैड्स खरीदा था। उसकी पहली लड़ाई का दोष मैंने अपने सिर लिया था। यहाँ तक कि उसका पहला एक्टिंग रिज्यूम भी मैंने ही भरा था। मैं सामने खड़ी इस बेखबर महिला को देखता हूँ और गहरी सांस लेता हूँ। मानना पड़ेगा, उसकी पर्सनैलिटी भले ही भयानक हो, लेकिन उसका चेहरा सचमुच टॉप टियर है। नहाकर निकलने के बाद उसकी त्वचा चमक रही है। उसके कॉलर बोन्स बेहद खूबसूरत हैं। उसकी वे आंखें जो आमतौर पर बर्फ से भी ठंडी रहती हैं, अब भाप की वजह से धुंधली हो गई हैं। वह खतरनाक रूप से आकर्षक लग रही है। लेकिन मैं ज्यादा देर तक देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जिस पल उसे पता चल गया कि मैं उसे निहार रहा हूँ, वह अपने साइज 7 फीट से मुझे जोरदार लात मारकर मजाक उड़ाएगी। ईथन, फिर से मेरे बारे में सपने देख रहे हो क्या? क्या घूर रहे हो? मेरा टॉवल कहाँ है?
मुझे खोया हुआ देखकर जूलियट अपनी उंगली मेरी छाती पर इतनी जोर से मारती है कि लगभग इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए। वह रैक पर है। मैं अपराधी की तरह पीछे इशारा करते हुए बड़बड़ाता हूँ। वह संतुष्ट होकर नाक सिकोड़ती है और फोन मेरी तरफ फेंक देती है। कॉल काट दो। बहुत परेशान करता है। एडन का दिमाग खराब है। ड्रामा खत्म हुए कितना समय हो गया और वह अब भी चिपका हुआ है। क्या उसे सच में लगता है कि मुझे नहीं पता? वह बस मेरे नाम से हाइप बना रहा है। मैं अब भी एक्टिव कॉल को हाथ में ऐसे पकड़े हुए हूँ जैसे वह जलता हुआ आलू हो। दूसरी तरफ एडन ने कॉल नहीं काटी है। सिर्फ नहीं काटी बल्कि लाइव स्ट्रीम भी अभी तक चल रही है। मैं डायरेक्टर बूथ की घबराई हुई आवाजें और स्टूडियो ऑडियंस की चीखें तक सुन सकता हूँ। फिर अचानक बीप की आवाज आती है। आखिरकार दूसरी तरफ वाले सिग्नल काटने की कोशिश करते हैं। दुनिया फिर से शांत हो जाती है। मैं फोन सोफे पर फेंकता हूँ, लंबी सांस छोड़ता हूँ और रसोई की तरफ मुड़ जाता हूँ ताकि उसकी महारानी के लिए नूडल्स बना सकूं। ये एक नियम है। हर बात के बाद जूलियट को मेरे स्कैलियन ऑयल नूडल्स खाने ही होते हैं। अगर एक भी स्कैलियन कम हुआ तो वह हंगामा कर देती है। ईथन, मुझे 2 फ्राइड एग्स चाहिए। बाथरूम से उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती है, जैसे उसे बिल्कुल याद ही नहीं कि वह एक मूवी स्टार है। मैं स्कैलियंस काटते हुए अपने बच निकलने की योजना बनाने लगता हूँ। जब उसकी मैनेजर लिंडा यहाँ पहुंचेगी, वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आखिर मैंने ही उनकी एजेंसी द्वारा 5 साल में बनाई गई जीरो स्कैंडल इमेज को एक ही झटके में नष्ट कर दिया है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि कार्मा इतनी जल्दी पलट कर आएगा। नूडल्स अभी अभी बर्तन से निकले ही हैं कि डोरबेल ऐसे बजने लगती है जैसे कोई उसे उड़ा देने वाला हो। ईथन, दरवाजा खोलो। मुझे पता है जूलियट अंदर है। तुम दोनों ने तबाही मचा दी है। लिंडा की टूटी हुई घंटी जैसी पहचानने लायक आवाज दरवाजे के पार से गूंजती है। वह सचमुच दिल का दौरा पड़ने वाली लग रही है। मैं दरवाजे तक पहुंचूं उससे पहले जूलियट बाथरूम से बाहर आती है। वह मेरे ओवरसाइज टी शर्ट में है और कमर के नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी लंबी टांगें ध्यान भटकाने के लिए काफी हैं। कौन है? कितना शोर मचा रहे हैं? फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं। ओह, नूडल्स तैयार हैं। कितनी अच्छी खुशबू है। वह दरवाजे पर हो रही पागलों जैसी दस्तक को पूरी तरह नजरअंदाज करती है। डाइनिंग टेबल की तरफ झपटती है, कटोरा उठाती है और एक बड़ा निवाला खा लेती है। तुम्हारे नूडल्स अभी भी सबसे अच्छे हैं। फिल्म सेट का खाना तो सुअरों के चारे जैसा लगता है। मैं बेबस होकर आह भरता हूँ और दरवाजा खोल देता हूँ। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुलता है, लिंडा तोप के गोले की तरह अंदर घुस आती है। जूलियट, तुम्हें अब भी नूडल्स खाने की भूख है? वह अपनी एक्ट्रेस को तेल से चमकते मुंह के साथ बेफिक्र बैठे देखकर गुस्से से कांप उठती है और उसके चेहरे के सामने टैबलेट लहरा देती है। इसे देखो, ट्रेंडिंग लिस्ट फट चुकी है। सर्वर्स क्रैश हो गए हैं। स्क्रीन पर कई ब्लड रेड हैशटैग्स चमक रहे हैं। जूलियट रीड बाथरूम गेट, मिस्ट्री मैन ईथन, एडन स्टर्लिंग पब्लिकली चीटेड ऑन, जूलियट रीड गेट आउट ऑफ शोबिज। जूलियट आधा फ्राइड एग मुंह में दबाए स्क्रीन की तरफ आलस से देखती है। तो क्या हुआ अगर वायरल हो गया? वह अंडा निगलती है, नैपकिन से मुंह पोंछती है और बिल्कुल शांत रहती है। वैसे भी मैं अपनी इमेज बदलना चाहती थी। उस आइस क्वीन पर्सोना को बनाए रखना बहुत थका देने वाला है। तो तुम? लिंडा अपना सीना पकड़ लेती है। उसकी कांपती उंगली जूलियट की तरफ उठी हुई है। इमेज बदलना चाहती थी? ये इमेज बदलना नहीं है, ये कैंसल होना है। कैंसल, समझती हो? वह लगभग चिल्ला उठती है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टीज ही तुम्हें बर्बाद कर देंगी? ठीक है, मैं भर दूंगी। जूलियट कंधे उचकाती है, फिर अचानक शरारती मुस्कान के साथ मेरी तरफ मुड़ती है। ईथन के पास पैसे हैं, उससे भरवा देंगे। मैं विरोध करने ही वाला होता हूँ कि लिंडा की तेज नजर सीधे मुझ पर टिक जाती है। ईथन, तुम आमतौर पर इतने अच्छे लड़के लगते हो, तुम सबसे बुरे समय पर गड़बड़ कैसे कर सकते थे? वह लाइव ब्रॉडकास्ट था। लाइव? लिंडा झुंझलाहट में मेरी पेशानी पर उंगली मारती है। अब देखो, पूरा इंटरनेट तुम्हें ढूंढ रहा है। वे कह रहे हैं कि तुम जूलियट के केप्ट बॉय टॉय हो। वह टाइप जो अपनी गर्लफ्रेंड के पैसों पर जीता है और ऊपर से उसका एटीट्यूड भी खराब है। मेरे होंठ फड़कते हैं। केप्ट मैन, मैं एक सम्मानित, ठीक है, इस छत के नीचे मैं सच में थोड़ा ऐसा ही दिखता हूँ जैसे मुझे रखा गया हो। लिंडा, मैंने सच में पहले समझाने की कोशिश की थी। चुप। लिंडा मुझे बीच में ही रोक देती है। अब समझाने का क्या फायदा? पीआर टीम का दिमाग खराब हो रहा है। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। लिंडा गहरी सांस लेती है। उसकी नजर जूलियट और मेरे बीच घूमती है। फिर दांत भींचकर वह आखिर कहती है, रिलेशनशिप पब्लिक कर दो। क्या? मैं और जूलियट एक साथ बोलते हैं। क्या है? यही एक रास्ता है। लिंडा तेजी से बोलती है। हम कहेंगे कि तुम दोनों बचपन के स्वीटहार्ट्स हो और सालों से रिलेशनशिप में हो, स्टेबल और कमिटेड। इस तरह हम पब्लिक गुडविल बचा सकते हैं। स्कैंडलस लाइफस्टाइल को प्योर लव स्टोरी में बदल देंगे। ईथन वैसे भी बुरा नहीं दिखता, थोड़ा साफ सुथरा कर दो तो ठीक लगेगा। जूलियट पलकें झपकाती है, फिर अचानक मुस्कुरा देती है। वह अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखती है, मेरे पास आती है, अपना हाथ मेरे कंधे पर रख देती है और लगभग पूरा वजन मुझ पर छोड़ देती है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लकी हिम। वह सिर झुकाती है। उसकी गर्म सांस मेरे कान को छूती है और वह इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाती है कि सिर्फ हम दोनों सुन सकें। हे शॉर्टी, आज से तुम मेरे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बॉयफ्रेंड हो। खुश नहीं हो? मेरा दिल एक धड़कन छोड़ देता है।
मैं उसका चेहरा देखता हूँ जो मुझसे सिर्फ कुछ इंच दूर है। उसकी आंखें शरारती जीत से चमक रही हैं, लेकिन उनके नीचे कुछ और भी छिपा है, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। उसी समय मेरी जेब में रखा फोन वाइब्रेट करता है। मैं उसे निकालकर देखता हूँ। अननोन नंबर से मैसेज आया है। छोटा सा मैसेज, लेकिन धमकी से भरा हुआ। जूलियट से दूर रहो अगर नहीं चाहते कि तुम्हारे सारे पुराने गंदे राज फिर से दुनिया के सामने आ जाए। मैं मैसेज को देखकर आंखें सिकोड़ लेता हूँ। पुराने गंदे राज। मैंने हमेशा साफ जिंदगी जी है। मेरा एकमात्र अंधेरा अतीत वह था जब मैंने जूलियट की खातिर उस सर्कल को छोड़ दिया था। तो कोई घबरा रहा है, एडन या उसके पीछे खड़ा कैपिटल? क्या हुआ? जूलियट मेरे मूड में बदलाव महसूस कर लेती है और मेरा फोन देखने के लिए झुकती है। मैं शांतिपूर्वक स्क्रीन लॉक कर देता हूँ और अपने कंधे पर रखे उसके हाथ को पकड़ लेता हूँ। उसकी हथेली मुलायम और ठंडी है। कुछ नहीं, जंक मैसेज। मैं लिंडा की तरफ देखता हूँ। मेरी आंखों की आलसी धुंध गायब हो जाती है और उसकी जगह कुछ तेज आ जाता है। मैं बिल्कुल अलग इंसान जैसा दिख रहा हूँ। लिंडा, रिलेशनशिप पब्लिक करना ठीक है, लेकिन मैं रुकता हूँ और ठंडी हंसी हंसता हूँ। अगर एडन स्टर्लिंग हमें कुचलकर ऊपर चढ़ना चाहता है तो उसे भी गिरकर 1000 टुकड़ों में टूटने के लिए तैयार रहना चाहिए। लिंडा जम जाती है। इतने सालों में उसने मुझे कभी इस तरह का एक्सप्रेशन पहने नहीं देखा। ऊपर से आदेश देने की आदत वाला, निर्दयी और निर्णायक व्यक्ति जैसा आभा मंडल इस अनुभवी टॉप मैनेजर को भी एक पल के लिए दबाव महसूस करा देता है। ईथन, तुम क्या करने वाले हो? मैं जवाब नहीं देता। मैं फिर से जूलियट का फोन उठा लेता हूँ। वैरायटी शो ने कॉल काट दी होगी, लेकिन ब्रॉडकास्ट अभी खत्म नहीं हुआ। इस समय एडन कैमरा के सामने बैठा है। उसकी आंखों के किनारे लाल हैं। वह विक्टिम बनने का नाटक कर रहा है। इशारों में कह रहा है कि जूलियट की पर्सनल लाइफ लापरवाह है और भावनात्मक धोखा उसी के साथ हुआ है। लाइव कमेंट्स पूरे एडन से भरे पड़े हैं और जूलियट व उसके तथाकथित होम रेकर के खिलाफ गालियों की बाढ़ आई हुई है। मैं हल्का सा हंसता हूँ। मेरी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चलने लगती हैं। अगर खेलना है तो बड़ा खेलेंगे। मैं सीधे जूलियट के मेन वे वीबो अकाउंट में लॉग इन करता हूँ। इस समय इंटरनेट की हर नजर उसी अकाउंट पर टिकी हुई है। मैं एक पोस्ट तैयार करता हूँ। फोटो में आधा खाया हुआ स्कैलियन ऑयल नूडल्स का कटोरा है और पीछे से दिखाई देती जूलियट है जिसने मेरी टी शर्ट पहन रखी है। कैप्शन सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को हिला देने के लिए काफी है। वही नूडल्स जो मैं बचपन से खा रही हूँ, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और कुछ क्लाउन्स के लिए अगर अपनी एक्टिंग को अपने असली रोल्स में भी लगा लेते तो आज भी लिप सिंकिंग वायरल स्टार बनकर नहीं घूम रहे होते। एडन स्टर्लिंग। मैं सेंड दबा देता हूँ। पोस्ट होते ही स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। लोडिंग सर्कल घूमता रहता है, फिर ऐप क्रैश हो जाती है और होम स्क्रीन पर सन्नाटा छा जाता है। 3 सेकंड्स बाद लिंडा की चीख लगभग छत उड़ा देती है। ईथन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने जूलियट के मेन अकाउंट से यह पोस्ट कर दिया। तुम एक टॉप टियर सेलिब्रिटी के खिलाफ युद्ध घोषित कर रहे हो। क्या तुम हमें और जल्दी मरवाना चाहते हो? लिंडा टैबलेट को पकड़े हुए कांप रही है। पहले जो कमेंट सेक्शन भरा हुआ था वह पूरी तरह खाली हो चुका है। वेबो के सर्वर्स फिर से क्रैश हो गए हैं। मैं फोन वापस सोफे पर फेंक देता हूँ और हेयर ड्रायर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता हूँ। जूलियट रग पर पालथी मारकर बैठी है। उसके गीले बाल अब भी टपक रहे हैं और मेरे सिल्क कारपेट का बड़ा हिस्सा भिगो चुके हैं। दूसरी तरफ वह बिल्कुल शांत है। उसके हाथ में सनफ्लावर सीड्स हैं और वह उन्हें तोड़ते हुए लिंडा से बड़बड़ा रही है। तुम इतना रोना धोना क्यों कर रही हो? ये सिर्फ एक वेबो पोस्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है? लिंडा गुस्से में हंस पड़ती है। वह अभी लेक्चर शुरू ही करने वाली होती है कि अचानक उसका फोन बज उठता है। कॉलर आईडी देखते ही उसके चेहरे का भाव गुस्से से डर में और फिर सीधे अविश्वास में बदल जाता है। या स्टारलाइट नाइट के हेड डायरेक्टर हैं। लिंडा मुश्किल से निगलती है और कांपते हाथों से कॉल स्पीकर पर डाल देती है। डायरेक्टर की आवाज सांसों से भरी हुई है और उत्साह छिप नहीं पा रहा। लिंडा, पीआर डैमेज कंट्रोल भूल जाओ। पूरा इंटरनेट इसी बारे में बात कर रहा है। सर्वर्स 2 बार क्रैश हो चुके हैं। ट्रैफिक सुनामी की तरह आ रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता फोन पर वह आदमी कौन था। जूलियट और उसे लेकर तुरंत स्टूडियो आओ। हम लाइव क्लैरिफिकेशन सेगमेंट करेंगे। अगर तुम लोग आए तो अपीयरेंस फी 3 गुना कर दूंगा, नहीं 5 गुना। लिंडा की पकड़ फोन पर और कस जाती है और वह स्वाभाविक रूप से मना करने लगती है। डायरेक्टर, ये बहुत रिस्की है। हम जा रहे हैं। क्यों नहीं जाएंगे? लिंडा की हिचकिचाहट को एक शांत आवाज काट देती है। मैं हेयर ड्रायर प्लग करता हूँ और गर्म हवा बहने लगती है। जूलियट के पीछे खड़े होकर मैं उसके लंबे बालों की एक लट उठाता हूँ। मेरी उंगलियां उनमें ऐसे चलती हैं जैसे किसी कीमती कलाकृति को संभाल रही हूँ। जूलियट, ठीक वैसे जैसे किसी बिल्ली को सही जगह सहलाया जाए, संतोष से आंखें सिकोड़ लेती है, सिर पीछे झुकाती है और उसे मेरे पैर से टिका देती है। ईथन, तुम्हें पता भी है लाइव ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? कोई एडिटिंग नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। एडन तुम्हारे लिए जाल बिछाएगा। तुम एक आम इंसान हो। घबराहट में एक गलत शब्द निकला और तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लिंडा घबराकर पैर पटकती है। मैं हेयर ड्रायर बंद कर देता हूँ और दुनिया फिर से शांत हो जाती है। मैं नीचे जूलियट के बेदाग चेहरे की ओर देखता हूँ और वह ऊपर मेरी तरफ देखती है।
उसकी आंखों में शरारत की हल्की चमक उभरती है, ऐसी चीज जिसे सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ। कुछ कचरा ऐसा होता है जिसे पूरी तरह हटाने के लिए सामने जाकर फेंकना पड़ता है। स्क्रीन के पीछे से गालियां देने का क्या फायदा। मैं हेयर ड्रायर लिंडा की तरफ उछाल देता हूँ और आराम से जूलियट के आधे सूखे बालों को ठीक करता हूँ। और फिर जब कोई हमारे दरवाजे तक आकर हमें परेशान कर रहा है तो उसे विदाई का तोहफा दिए बिना न जाना काफी बदतमीजी होगी। जूलियट जोर से हंस पड़ती है, खड़ी होती है और अंगड़ाई लेती है। उसी पल उसका आभा मंडल बदल जाता है। पड़ोस की आलसी लड़की गायब हो जाती है और उसकी जगह पूरी तरह मूवी स्टार जूलियट वापस आ जाती है। लिंडा, गाड़ी निकालो, अगर लोगों को शो चाहिए तो हम उन्हें शो देंगे। आधे घंटे बाद शोफर ड्रिवन वैन टीवी स्टेशन के अंडरग्राउंड गैराज में पहुंचती है। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं मैं हवा में तनाव महसूस कर सकता हूँ। पापाराज्जी के कैमरे मेरे चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर धकेले जा रहे हैं। फ्लैश इतनी तेज है कि आंखों में जलन होने लगती है। बिना कोई भाव दिखाए मैं जूलियट के सामने आकर खड़ा हो जाता हूँ और पूरे रास्ते उसे शील्ड करते हुए एलिवेटर तक ले जाता हूँ। बैक स्टेज का माहौल दम घोंटने वाला है। क्रू हमें ऐसे देख रही है जैसे हम दो लोग नहीं बल्कि दफन होने जा रही दो लाशें हों। उनकी नजरों में दया भी है और जिज्ञासा भी। सीधे स्टेज पर जाइए, ब्रॉडकास्ट पहले से लाइव है। डायरेक्टर जल्दी जल्दी हमारे पास आता है। वह उत्साह में हाथ रगड़ रहा है लेकिन उसकी नजर बार बार मेरी तरफ जाती है। वह इस मिस्ट्री मैन को परखने की कोशिश कर रहा है। मैं आसपास की फुसफुसाहटों को नजरअंदाज करता हूँ, स्टेज का दरवाजा खोलता हूँ और चकाचौंध कर देने वाली स्पॉटलाइट सीधे मेरे चेहरे पर पड़ती है। सेंटर स्टेज पर एडन स्टर्लिंग बैठा है, सफेद बीस्पोक सूट पहने हुए। उसकी आंखों के किनारे हल्के लाल हैं और चेहरे पर दुख भरा भाव है। वह ऐसे दिख रहा है जैसे कोई समर्पित प्रिंस जिसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया हो। जैसे ही वह हमें बाहर आते देखता है उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक उभरती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। उसकी जगह दबे हुए दर्द का भाव आ जाता है। जूलियट, तुम आ गई। एडन खड़ा होता है, उसकी आवाज माइक्रोफोन में भर जाती है। तुम्हें सच में इस दोस्त को साथ लाने की जरूरत नहीं थी। जब तक तुम खुश हो मैं थोड़ा दुख सह सकता हूँ। मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हें कोई धोखा दे। पीछे हटकर आगे बढ़ने की बिल्कुल टेक्स्ट बुक चाल, बहुत चालाक। ऑडियंस में बैठे फैंस तुरंत शोर मचाने लगते हैं। लाइट अप फैन साइंस हवा में लहराने लगते हैं। एडन मत रो, उन दोनों चीटर्स को शोबिज से बाहर निकालो। होस्ट वही किस्म का इंसान है जो केओस पर जीता है। वह माइक सीधे मेरे चेहरे के सामने कर देता है। उसकी आवाज तेज और टटोलने वाली है। सर, जूलियट के वेबो पर जो पोस्ट गया था वह आपने किया था, है ना? मिस्टर स्टर्लिंग का कहना है कि उन्हें चिंता है कि जूलियट को धोखा दिया गया है। उन्होंने यहाँ तक संकेत दिया है कि किसी का स्वभाव हिंसक है और उसमें अग्रेसिव टेंडेंसीज हैं। आप इसका क्या जवाब देंगे? आप करते क्या हैं? क्या आप सच में वही केप्ट मैन हैं जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है? जूलियट की भौहें ऊपर उठ जाती हैं। वह कुछ तीखा जवाब देने वाली होती है लेकिन मैं उसका कंधा पकड़ लेता हूँ। उसका कंधा पतला है और इस समय गुस्से से तन गया है। मैं उसे हल्के से थपथपाता हूँ, इशारा करते हुए कि वह इंतजार करे। एडन नकली उदारता के साथ बोल पड़ता है, होस्ट, इस तरह मत पूछिए। शायद इस जेंटलमैन की पर्सनैलिटी थोड़ी सीधी सादी हो। अगर जूलियट ने इन्हें चुना है तो उसके अपने कारण होंगे, भले ही इससे मुझे सच में दुख पहुंचा हो। यह कहने के बाद वह अपनी आंख के कोने पर मौजूद न होने वाले आंसू को पोंछता है और बहादुर बनने का नाटक करता है। ऑडियंस हूटिंग करने लगती है। लाइव कमेंट्स शायद अब तक मेरी पूरी फैमिली ट्री को भून चुके होंगे। मैं एडन के फाउंडेशन से ढके चेहरे को देखता हूँ और अचानक मुस्कुरा देता हूँ। मैं होस्ट का माइक्रोफोन नहीं लेता। उसकी जगह मैं सीधे स्टेज के बीच में चला जाता हूँ जहाँ ऑडियंस इंटरैक्शन दिखाने वाली विशाल एलईडी स्क्रीन लगी हुई है। मैं अपना फोन निकालता हूँ और शांतिपूर्वक एक केबल स्क्रीन के पोर्ट में लगा देता हूँ। मेरी हरकतें धीमी और आरामदायक हैं, जैसे यह करोड़ों दर्शकों वाला लाइव स्ट्रीम नहीं बल्कि मेरा अपना लिविंग रूम हो। चूंकि सब लोग सच जानने के लिए इतने उत्सुक हैं तो चलिए कुछ दिलचस्प देखते हैं। एडन के चेहरे का भाव बदल जाता है। उसे महसूस हो जाता है कि कुछ गलत है। वह तुरंत मुझे रोकने की कोशिश करता है। तुम क्या कर रहे हो? ये लाइव ब्रॉडकास्ट है, तुम्हारा प्लेग्राउंड नहीं। इतनी घबराहट क्यों हो रही है? मैं ऊपर देखता हूँ। मेरी नजर तलवार की तरह तेज है और सीधे उसकी आंखों में धंस जाती है। मिस्टर स्टर्लिंग अभी कुछ देर पहले स्टेज पर इतना दुखी होकर रो रहे थे। फिर बैक स्टेज से मुझे मैसेज भेजने का समय कैसे मिल गया? मेरे इतना कहते ही विशाल स्क्रीन जगमगा उठती है। ऑडियंस सांस रोक लेती है। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद कोई इंटीमेट फोटो दिखाई जाएगी जो बताएगी कि मैं कौन हूँ, लेकिन स्क्रीन पर एक हाई रेजोल्यूशन स्क्रीनशॉट दिखाई देता है। सेंडर का नाम लिखा है एडन स्टर्लिंग, प्राइवेट नंबर। मैसेज वही धमकी भरा संदेश है, जूलियट से दूर रहो अगर नहीं चाहते कि तुम्हारे सारे पुराने गंदे राज फिर से दुनिया के सामने आ जाए। सबसे विनाशकारी बात यह है कि मैं मैसेज डिटेल्स भी खोल देता हूँ। सेंट एट डन 15 PM, सेंट लोकेशन टीवी स्टेशन, स्टूडियो 1, बैक स्टेज ग्रीन रूम। पूरा वेन्यू एकदम शांत हो जाता है। यहाँ तक कि होस्ट भी मुंह खोले खड़ा रह जाता है और अपनी लाइंस भूल जाता है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये पक्का सबूत है।
सबूत कि एडन स्टर्लिंग यहाँ डिवोटेड लवर बनने का नाटक कर रहा था, जबकि बैक स्टेज से गुंडों जैसी हरकतें कर रहा था। मैं केबल निकालता हूँ, मुड़कर एडन के कागज जैसे सफेद चेहरे को देखता हूँ और सीधे कैमरा की तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसता हूँ। तो एक टॉप टियर सेलिब्रिटी ऐसा होता है? स्टेज पर प्रेम में डूबे मूर्ख का अभिनय करना और बैक स्टेज से धमकी भरे मैसेजेस भेजना। मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ। एडन अनायास पीछे हट जाता है और लगभग पीछे रखे काउच से टकरा जाता है। एडन, तुमने पूछा था मैं कौन हूँ? मेरी नजर उसकी घबराई हुई आंखों पर टिक जाती है। मेरी आवाज धीमी है, लेकिन माइक्रोफोन के जरिए स्टूडियो के हर कोने तक पहुंचती है। मैं जूलियट का सबसे पुराना दोस्त हूँ, वही जिसने 20 साल तक उसकी हर मुसीबत संभाली है। तुम होते कौन हो जो मुझे धमकी देने की सोचो? तो तुम झूठ बोल रहे हो। एडन आखिर टूट जाता है, उसकी आवाज तीखी हो जाती है। वह कांपते हाथ से स्क्रीन की तरफ इशारा करता है। वह फोटोशॉप है, मैंने वह मैसेज नहीं भेजा। मेरा फोन बैक स्टेज में गायब हो गया था। किसी ने उसे हैक किया। तुमने किया। तुमने मेरा फोन चुराया और यह सब रचा है। इतना कमजोर बहाना सुनकर उसके अपने फैंस भी चुप हो जाते हैं। ऑडियंस की चीखें साफ तौर पर कम हो जाती हैं। एडन खुद भी समझ जाता है कि उसका झूठ टिकने वाला नहीं है। उसके माथे पर पसीना चमकने लगता है। उसकी आंखें इधर उधर भागती हैं, फिर मुझ पर टिक जाती हैं, जैसे आखिरी उम्मीद पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता। जूलियट तुम्हारे जैसे चालाक और घटिया आदमी के लिए कैसे गिर सकती है? एडन अपना टाई खींचकर उतार देता है। घायल अहंकार का बदसूरत गुस्सा उसकी बनाई हुई सभ्य छवि को चीर देता है। वह स्टेज पर रखे पियानो की तरफ बढ़ता है, वही पियानो जो शो ने उसके टैलेंट शोकेस के लिए तैयार किया था। ईथन, है ना, तुमने मुझे लिप सिंकिंग वायरल स्टार कहा था? ठीक है। वह कीज पर जोर से हाथ मारता है और एक बेसुरा कॉर्ड पूरे हॉल में गूंज जाता है। अगर तुम सच में मर्द हो तो किसी औरत के पीछे छिपना और गंदी चालें चलना बंद करो। आमने सामने मुकाबला करते हैं। टैलेंट, पियानो, गिटार, सिंगिंग, जो चाहो चुन लो। मैं जूलियट को दिखाऊंगा कि असली टैलेंट किसके पास है और बेकार केप्ट मैन कौन है। उसकी आंखें लाल हैं। वह मुझे चैलेंज दे रहा है। सिचुएशन को बचाने के लिए अपने होम टर्फ पर आखिरी दांव खेलना चाहता है। जूलियट आंखें घुमाती है और उसे गाली देने ही वाली होती है, लेकिन मैं एक बार फिर उसे रोक लेता हूँ। मैं उस महंगे स्टाइनवे ग्रैंड पियानो की तरफ देखता हूँ, फिर एडन की तरफ। सिर्फ शोर, कोई दम नहीं। मैं धीरे धीरे अपनी स्लीव्स मोड़ता हूँ। टैलेंट में मुकाबला? मैं मुस्कुराता हूँ। मेरी आंखों में दया की हल्की झलक उभरती है। ठीक है, अगर तुम्हें खुद को बेइज्जत कराने का इतना शौक है तो मैं मदद कर देता हूँ। एडन साफ तौर पर तैयारी करके आया था। वह उंगलियां चटकाता है और स्टूडियो की लाइट्स तुरंत धुंधले गहरे पर्पल रंग में बदल जाती हैं। विंग्स में पहले से तैयार डांस क्रू स्टेज पर आ जाती है और स्पीकर से उसके हिट सॉन्ग गैलेक्सी ऑफ लव का इंट्रो गूंज उठता है। बेस की धड़कन सीने तक महसूस होती है। एडन डायमंड स्टडेड माइक्रोफोन पकड़कर कमर मटकाता है और कैमरा की तरफ चिकनी बनावटी नजरें फेंकता है। बेबी यू आर माई गैलेक्सी, आई एम योर स्टारलाइट। सच कहें तो इस सॉन्ग की प्रोडक्शन पर बहुत पैसा खर्च हुआ था। स्टेज सेटअप पर भी खूब पैसा बहाया गया था, लेकिन उसमें एक चीज नहीं थी, सोल। लिव ब्रॉडकास्ट में भी भारी ऑटो ट्यून उसकी टूटती सांसों को नहीं छिपा पा रहा था। हर हाई नोट ऐसा लग रहा था जैसे किसी मशीन की मदद से ऊपर खींचा जा रहा हो, उस मेटालिक फटने वाली आवाज के साथ। एडन, तुम बहुत हॉट हो। दोज एब्स, दोज लेग्स। ऑडियंस में बैठे प्रोफेशनल फैंस पूरी मेहनत कर रहे थे। उनकी चीखें लगभग छत उड़ा देती हैं। एडन उस बनावटी प्रशंसा का मजा ले रहा था। सॉन्ग खत्म होते ही वह हाँफ रहा था। उसकी आंखों में चुनौती चमक रही थी जब वह मेरी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, देखा, यही पैसे की ताकत है। मिस्टर कोल। एडन अपने माथे का पसीना पोंछते हुए जानबूझकर मिस्टर शब्द पर जोर देता है। उसकी आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। हालांकि तुम बस एक आम आदमी हो, लेकिन चूंकि हम मुकाबला कर रहे हैं, मैं फायदा नहीं उठाऊंगा। यहाँ के सेशन म्यूजिशियंस टॉप क्लास हैं। क्या गाना चाहते हो? टू टाइगर्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो भी आता हो वे तुम्हें बैकअप दे देंगे। ऑडियंस में हंसी फूट पड़ती है। मैं उसके तानों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता हूँ। मेरी नजर उस महंगे पियानो पर से गुजर जाती है और स्टेज के एक कोने में टिक जाती है, जहाँ दीवार से टिकाकर एक पुरानी अकूस्टिक गिटार रखी हुई है। उसके बॉडी पर कुछ पीले पड़ चुके स्टिकर्स चिपके हुए हैं। साफ दिख रहा था कि ये बैंड की रिहर्सल गिटार है। मैं वहां जाता हूँ और उसकी गर्दन पकड़कर उठा लेता हूँ। यही ठीक है। लीड बैंड लीडर, एक लंबे बालों वाला मिडिल एज्ड आदमी, अब तक लापरवाही से ड्रम स्टिक घुमा रहा था। जैसे ही वह मुझे वह पुरानी गिटार उठाते देखता है, उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। अरे लड़के, इसकी एक्शन काफी सख्त है और ये प्लग्ड इन भी नहीं है। साउंड पिकअप? कोई बात नहीं। मैं स्टूल पर बैठ जाता हूँ और स्ट्रिंग्स को हल्के से छेड़ता हूँ। ट्यूनिंग थोड़ी बिगड़ी हुई है। मैं बाएं हाथ से स्ट्रिंग्स दबाता हूँ और दाएं हाथ से ट्यूनिंग पेग्स घुमाता हूँ। तभी एक असामान्य और मुश्किल सस्पेंडेड कॉर्ड साफ और तीखी आवाज के साथ गूंजती है। उसमें एक जंगली, बंधन मुक्त एहसास था। बैंड लीडर की ड्रमस्टिक हवा में ही रुक जाती है। वह सीधा होकर बैठ जाता है। उसकी थकी हुई आंखों में अचानक तेज रोशनी चमक उठती है और वह मुझे घूरने लगता है। एक असली प्रोफेशनल को पहचानने के लिए एक ही हरकत काफी होती है। जो फिंगरिंग मैंने अभी इस्तेमाल की थी,
वह एक बेहद दुर्लभ ओपन स्ट्रिंग फिंगर पिकिंग टेक्निक थी जिसे सिर्फ कट्टर फोक म्यूजिशियंस इस्तेमाल करते थे। स्टूडियो की बातचीत धीरे धीरे बंद होने लगती है। मैं माइक्रोफोन की ऊंचाई ठीक करता हूँ। मेरी नजर स्पॉटलाइट को चीरती हुई जूलियट पर जाकर टिकती है। वह स्टेज के किनारे खड़ी है, उसकी बाहें सीने पर बंधी हुई हैं। चेहरे पर साफ लिखा है, अगर तुमने खुद को बेइज्जत किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन उसकी अपनी बाहों को कसकर पकड़ी हुई उंगलियां उसकी घबराहट जाहिर कर रही थीं। इस गाने का कोई नाम नहीं है। मैं स्ट्रिंग्स छेड़ता हूँ। मेरी आवाज धीमी है, कोई फ्लैशी ट्रिक नहीं, सिर्फ ऐसी आवाज जैसे समय ने सैंड पेपर से घिसकर उसे मुलायम बना दिया हो। 5 साल की उम्र में तुमने मेरी कैंडी चुरा ली थी। 7 साल की उम्र में तुम पेड़ पर चढ़ी और अपनी ड्रेस फाड़ ली थी। तुम कहती थी कि बड़ी होकर सबसे ताकतवर किंग से शादी करोगी, लेकिन 18 की उम्र में तुम रोते हुए मुझसे हॉट सूप बनाने की भीख मांग रही थी। साधारण स्ट्रमिंग और मेरी शांत स्टोरी टेलिंग वॉइस पूरे स्टूडियो को तुरंत किसी पुराने सीपिया रंग की याद में खींच लेती है, बहुत पुराने समय की जगह में। ये कोई खोखला लव बैलेड नहीं था, ये जूलियट के साथ मेरी 20 साल की हिस्ट्री थी। लिरिक्स में कहीं भी लव शब्द नहीं था, लेकिन हर लाइन उसी शोर मचाने वाली, जिद्दी और अंदर से बेहद नाजुक लड़की के बारे में थी। जूलियट की आंखें साफ तौर पर लाल हो जाती हैं। वह अपनी बाहें नीचे कर देती है और अपना हाथ कसकर मुंह पर रख लेती है, जैसे उसे वे पल याद आ गए हों जिन्हें सिर्फ हम दोनों जानते हैं। वह दोपहर जब मैंने उसके लिए मार खाई थी, वह रात जब वह अपना पहला ऑडिशन फेल होने के बाद फुटपाथ पर बैठकर रो रही थी, वे अनगिनत सुबह जब मैंने उसके लिए नूडल्स बनाए थे। कोरस आते ही मेरी उंगलियां तेज हो जाती हैं। सिंकोपेटेड रिदम्स अचानक बारिश की तरह गिरने लगती हैं। भावना और गहरी होती जाती है। ये दुनिया चमकदार है और अजीब भी। हर कोई फेम चाहता है। सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम आर्मर के बिना कैसी दिखती हो। कोई अछूत गॉडेस नहीं, बस एक छोटी लड़की जो अंधेरे से डरती है, भूतों से डरती है, अकेले रह जाने से डरती है। आखिरी नोट गिरता है। मैं अपनी हथेली स्ट्रिंग्स पर रख देता हूं और गूंजती हुई प्रतिध्वनि हवा में कांपती रह जाती है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। न कोई चीख, न ग्लो स्टिक्स, हर कोई जैसे अपनी जगह जम गया हो। तभी जजेस टेबल पर बैठे ब्लैक फ्रेम ग्लासेस वाले आदमी, मशहूर और तीखी जुबान वाले म्यूजिक क्रिटिक डेमन हेज, अचानक अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। उनकी गिरती हुई कुर्सी की आवाज इस सन्नाटे को तोड़ देती है। ये अरेंजमेंट, डेमन की आवाज भावनाओं से कांप रही है। वह मेरी तरफ उंगली उठाते हैं, जैसे किसी दफन हो चुकी लेजेंड को फिर से जीवित देख लिया हो। वह डिस्टिंक्टिव क्रोमैटिक डिसेंट और वह नैरेटिव फोल्क स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल वैसा ही सुनाई देता है। होस्ट भी चौंक जाता है। मिस्टर हेज, किस जैसा? डेमन का चेहरा उत्साह से लाल हो चुका है। 5 साल पहले वाले उस जीनियस सॉन्ग राइटर जैसा, जिसने इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की थी और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया था। सिर्फ एन ही ऐसी मेलोडी लिख सकता था जो सीधे आत्मा पर चोट करे। ये आर्टिस्ट्री उस असेंबली लाइन गार्बेज जैसी नहीं है जो आजकल हमें सुनाई जाती है। उन शब्दों के बाहर आते ही पूरा हॉल फट पड़ता है। वही जिसने डीप सी लिखा था, वही जिसने गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स स्वीप कर दिए थे। हे भगवान, मेरे पूरे शरीर में गूज़बम्प्स आ गए। लिव कमेंट्स भी एक पल में पलट जाते हैं। ओ माय गॉड, मैं रो रही हूँ। यही असली इमोशन है। एडन अभी जो गा रहा था वह क्या था? फेल्ड एग्जॉर्सिज्म? सच कहूं तो ये लिरिक्स बहुत ज्यादा दिल पर लगे। 20 साल का चाइल्डहुड लव, इसे कौन रिजेक्ट करेगा? क्या ये उस फेक स्वीट रोमांस से कहीं ज्यादा शिपेबल नहीं है? मैं गिटार बजाता हूँ। ईथन ने जो स्ट्रमिंग टेक्निक इस्तेमाल की, उसे सीखने में कम से कम 10 साल लगते हैं। वह असली म्यूजिशियन है। दूसरी तरफ एडन का चेहरा जले हुए बर्तन जैसा काला पड़ चुका है। जिस स्टेज पर उसे इतना गर्व था, जिस कोरियोग्राफी की उसने इतनी तैयारी की थी, वह सब एक पुरानी अकूस्टिक गिटार और एक फोक सॉन्ग के सामने सस्ता और खोखला लगने लगा था। वह मुझे नीचा दिखाने निकला था और खुद वही खाद बन गया जिसने फूल को और चमका दिया। ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, एडन दांत भींचकर बोलता है। गिटार बजाना जानने से क्या साबित होता है? आज की इंडस्ट्री को ऑल राउंड परफॉर्मर्स चाहिए। वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में जलन और नफरत जल रही थी। वह लगातार मुझे घूर रहा था। तभी जैसे उसके दिमाग में कोई नया विचार आता है, उसके चेहरे पर एक ठंडी और खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। मिस्टर कोल, आपकी म्यूजिकल स्किल वाकई इंप्रेसिव है। आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी। वह माइक्रोफोन छीन लेता है और स्टूडियो की चर्चा को काट देता है। लेकिन यह लाइव वैरायटी शो है। सिर्फ गाना गाना बोरिंग है। जूलियट बेस्ट एक्ट्रेस विनर है। मैं भी एक्टर हूँ। क्यों ना अगले राउंड में बढ़ें? होस्ट की नजर डायरेक्टर की तरफ जाती है। डायरेक्टर नीचे से पागलों की तरह सिर हिला रहा था। ट्रैफिक नंबर्स पहले ही आसमान छू रहे थे। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है वहीं रेटिंग्स होती हैं। ठीक है, होस्ट उत्साह से घोषणा करता है। अगला राउंड होगा एक्टिंग शोडाउन। एडन अपना कॉलर सीधा करता है और उसका आत्मविश्वास वापस लौट आता है। वह सिंगिंग राउंड हार चुका था, लेकिन एक्टिंग उसका पेशा था। उसने क्लासिकल ट्रेनिंग ली थी। लोग अक्सर उसकी एक्टिंग को ग्रीजी कहते थे, लेकिन कैमरे के सामने कभी न खड़े हुए एक आम आदमी के खिलाफ वह खुद को पूरी तरह सुपीरियर समझ रहा था।
सीन होगा रीयूनाइटेड लवर्स का। एडन आंखें सिकोड़ता है और उसकी नजर जूलियट पर घूमती है। जूलियट, क्योंकि मिस्टर कोल तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं, उन्हें मेल लीड बनने दो। मैं एक्स बॉयफ्रेंड बनूंगा जो तुम्हें वापस जीतने की कोशिश कर रहा है। हम इम्प्रोवाइज करेंगे, देखते हैं कौन किसका साथ दे पाता है। स्टेज के उस पार से भी मैं उसके दिमाग की चालें सुन सकता था। ये कोई कंपटीशन नहीं था, ये बस एक बहाना था। लाइव टेलीविजन पर जूलियट को छूने का बहाना, या फिर अपने डायलॉग्स और बॉडी लैंग्वेज से मुझे बेइज्जत करने का बहाना। जूलियट तुरंत मना करने वाली होती है, लेकिन मैं धीरे से गिटार को एक तरफ रख देता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। जरूर, मैं एडन की तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ। अगर खेलना चाहते हो तो मैं साथ खेलूंगा। स्टेज की लाइट्स तुरंत मंद हो जाती हैं, सिर्फ बीच में एक स्पॉटलाइट बचती है। एडन गहरी सांस लेता है और कैरेक्टर में चला जाता है। मानना पड़ेगा, उसका चेहरा इस भूमिका पर झंझता था। वह जूलियट की तरफ बढ़ता है, उसकी कलाई पकड़ लेता है और उसकी आंखों में जुनूनी दर्द भर जाता है। जूलियट, तुम मुझसे बच क्यों रही हो? मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। वह आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। डायलॉग बोलते हुए एडन धीरे धीरे जूलियट की ओर करीब आने लगता है। वह मौके का फायदा उठाकर अपने शरीर को उसके पास ले जाता है और उसका दूसरा हाथ स्वाभाविक दिखाने की कोशिश करते हुए जूलियट की कमर की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी पीठ कैमरा के ज्यादातर एंगल को ढक रही है, लेकिन मैं सब साफ देख सकता हूँ। उसकी आंखों में वह घिनौनी लालची चमक। वह जुआ खेल रहा था, ये सोचकर कि लाइव ब्रॉडकास्ट में जूलियट उसे धक्का देने की हिम्मत नहीं करेगी। ये सोचकर कि मेरे जैसा आउटसाइडर उसकी स्टेज प्रेजेंस से दब जाएगा और एक बेकार प्रॉप बनकर खड़ा रहेगा। जूलियट की भौहें कसकर सिकुड़ जाती हैं। वह खुद को छुड़ाने ही वाली होती है कि तभी क्लिक। शांत स्टूडियो में बकल की साफ आवाज गूंजती है। एडन बीच हरकत में ही रुक जाता है। मैं शांति से अपनी शर्ट कॉलर का पहला बटन खोलता हूँ, फिर दूसरा। मेरे आसपास की आलसी और बेफिक्र हवा पूरी तरह गायब हो जाती है। मैं न एडन को देखता हूँ न जूलियट को। बस हल्का सा सिर झुकाकर अपनी स्लीव्स मोड़ता हूँ और अपनी बाहों की साफ मांसपेशियां दिख जाती हैं। जब मैं फिर से सिर उठाता हूँ तो मेरी वे आंखें, जो आमतौर पर आधी बंद, सुस्त और नींद भरी लगती थीं, अब ऐसे दिखती हैं जैसे कोई शिकारी अपनी नींद से जाग गया हो। प्यूपिल्स में खतरनाक आक्रामकता भरी हुई थी। हवा जैसे जम जाती है। मैं एक एक कदम आगे बढ़ता हूँ। न कोई चिल्लाहट, न कोई नाटक, लेकिन मेरे हर कदम के साथ जूलियट की कलाई पर एडन की पकड़ कांपने लगती है। वह एक ऐसा दबाव महसूस कर रहा था जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था, जैसे किसी एपेक्स प्रेडेटर ने उसे अपना शिकार चुन लिया हो। सांस लेना अचानक मुश्किल हो जाता है। मैं एडन के पीछे पहुंचता हूँ, हाथ बढ़ाता हूँ और उसके महंगे बिस्पोक सूट की कॉलर को 2 उंगलियों से ऐसे पकड़ता हूँ जैसे किसी गंदे चूहे को उठाया हो। उसके लायक नहीं। मैं उसके कान के पास झुकता हूँ। मेरी आवाज धीमी और भारी है। उसमें लापरवाह मजाक भी है और साफ खतरा भी। तुम्हें मेरी औरत को छूने की हिम्मत किसने दी? इस पल मैं ईथन कोल नहीं था। मैं स्क्रिप्ट का वह आदमी था जो हर चीज को कंट्रोल करता है। निर्दयी, निर्णायक और खतरनाक। एडन के पैरों से ताकत निकल जाती है। सिर्फ एक नजर के बाद वह सीधे स्टेज पर घुटनों के बल गिर जाता है। स्टूडियो में डरावना सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ उसके घुटनों के फर्श से टकराने की आवाज गूंजती रहती है। वह वहीं घुटनों के बल बैठा है, चेहरा सफेद, आंखें खाली। ऐसा नहीं लग रहा कि वह एक्टिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सचमुच खतरनाक इंसान के सामने आ गया हो और उसकी हिम्मत जवाब दे गई हो। मैं उसे संभलने का एक पल भी नहीं देता। क्या हुआ? मैं हल्का सा हंसता हूँ। माइक्रोफोन उस हंसी को पूरे स्टूडियो में पहुंचा देता है। इतनी जल्दी नीचे आ गए? कितना पैथेटिक। मैं नीचे झुकता हूँ और अपनी आंखें उसकी आंखों के बराबर ले आता हूँ, लेकिन अगले ही पल मेरा एक्सप्रेशन बदल जाता है। अभी जो तेज धार थी वह पीछे हट जाती है। दबाव गायब हो जाता है। उसकी जगह सिर्फ थकान और बोझ रह जाता है। मैं घुटनों पर बैठे एडन को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता हूँ और उसके पार जूलियट को देखता हूँ। इस समय मेरी आंखों में सिर्फ वही है, जूलियट। मैं उसका नाम लेता हूँ। उन 3 सिलेबल्स में दोबारा मिलने की खुशी थी, बिछड़ने का दर्द था और वे भावनाएं थीं जिन्हें कभी शब्द नहीं मिले। जूलियट कांप जाती है। आखिर वह बेस्ट एक्ट्रेस विनर है। उसकी इंस्टिंक्ट बहुत तेज है। जैसे ही मेरी नजर उससे मिलती है वह सीधे सीन के अंदर खिंच जाती है। वह शुरू में सिर्फ यह सब देख रही थी, लेकिन अब मेरी आंखों में देखते ही उसके चेहरे की हमेशा रहने वाली व्यंग्य भरी मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी जगह गहरे शांत पानी जैसी भावना आ जाती है। जूलियट अनायास एक कदम आगे बढ़ती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं, होंठ कांप रहे हैं। तुम वापस आ गए? ये डायलॉग किसी स्क्रिप्ट में नहीं था, उसने खुद कहा। मैं हाथ उठाता हूँ। मेरी उंगलियां उसके गाल से सिर्फ 1 इंच दूर रुक जाती है, जैसे छूना चाहता हूँ लेकिन छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तनाव इतना भारी था कि पूरे हॉल को बंधक बना चुका था। कोई सांस लेने की हिम्मत तक नहीं करता। मैं कभी दूर नहीं गया था। मेरे होंठों पर कड़वी आधी मुस्कान आती है। मेरी आवाज भर्रा जाती है। मैं हमेशा छाया में खड़ा तुम्हें देखता रहा, तुम्हें चमकते हुए देखता रहा और ऐसे कचरे को तुम्हारे आसपास घूमते हुए देखता रहा। आखिरी शब्दों पर मेरी नजर बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। आंख के कोने से मैं एडन की तरफ देखता हूँ। वह नजर किसी ब्लेड की तरह उस पर गिरती है। एडन आखिर होश में लौटता है।
शर्म उसके चेहरे पर छा जाती है। उसका चेहरा गहरे लाल रंग का हो जाता है। वह एक महान ए लिस्ट स्टार लाइव ब्रॉडकास्ट में एक नोबडी के सामने घुटनों पर था। अगर यह बाहर फैल गया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। एडन उछलकर खड़ा हो जाता है। वह मेरी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाता है और सीन को वापस हथियाने की कोशिश करता है। मेन लीड मैं हूं, तुम सिर्फ साइड कैरेक्टर हो। डायरेक्टर, ये स्क्रिप्ट बदल रहा है। उसकी आवाज सूखी और तीखी हो जाती है। वह पूरी एनर्जी के खिलाफ जा रही थी जो जूलियट और मैं बना चुके थे। हर फ्रेम में वह एक बेताब क्लाउन जैसा लग रहा था। मैं उसकी तरफ मुड़ता तक नहीं, बस एक लापरवाह नजर डालता हूं, जैसे वह सड़क पर चलता कोई चींटी हो। मैं अपनी तर्जनी होठों पर रखता हूं। बड़े लोग बात कर रहे हैं, बच्चे बीच में नहीं बोलते, सिर्फ एक लाइन। और एडन पूरी तरह टूट जाता है। उसका मुंह खुलता और बंद होता है जैसे पानी से बाहर निकली मछली। उसका गला हिलता है, लेकिन वह एक पूरा वाक्य तक नहीं बोल पाता। उसने जो भी लाइंस तैयार की थीं, हर कन्फेशन, हर एक्यूजेशन, सब उसके दिमाग से गायब हो चुके थे। वह एक बैकग्राउंड प्रॉप बन गया था। सच कहें तो प्रॉप से भी कम, बस एक ऐसी चीज जो रास्ते में खड़ी हो। तभी स्पीकर से डायरेक्टर की आवाज गूंज उठती है। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। वह आई वर्क इनक्रेडिबल था। हाउस लाइट्स वापस जल उठती हैं और वह भारी चिपचिपा तनाव पूरी तरह टूट जाता है। मैं अपना हाथ वापस खींच लेता हूँ। मेरी आंखों से भावनाएं गायब हो जाती हैं और मैं फिर वही आलसी बेफिक्र ईथन बन जाता हूँ। कुछ सेकंड पहले वाला आदमी जैसे कोई और ही था। जूलियट अब भी अपनी जगह जमी हुई है। उसकी आंखों के कोनों में आंसू चमक रहे हैं। वह मुझे घूर रही है, अभी तक सीन से बाहर नहीं आई। मैं जेब से टिश्यू निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। पोंछ लो, मेकअप खराब हो जाएगा। वह तुरंत होश में लौटती है, मुझे घूर कर देखती है, टिश्यू छीन लेती है और जल्दी जल्दी चेहरा पोंछती है, लेकिन उसके कान लाल हो चुके हैं। ईथन, तुमने एक्टिंग कब सीखी? उसकी आवाज धीमी है, जैसे अब भी विश्वास न हो रहा हो। मैं कंधे उचकाता हूँ। मैंने कभी पोर्क नहीं खाया, लेकिन सुअर को भागते हुए देखा है। हर दिन घर में तुम्हें मिरर के सामने एक्टिंग करते देखता हूँ। कोई भी इडियट कुछ न कुछ सीख ही जाता। जूलियट मेरा पैर कुचलना चाहती है, लेकिन कैमरास उसे ऐसा करने नहीं देते। लाइव कमेंट्स इस समय फट चुके हैं। ओह माय गॉड, अभी वाला लुक देखकर मैं मर गई। आज से ईथन मेरा नया हस्बैंड है। इसकी एक्टिंग एडन से कई लेवल ऊपर है। एडन आखिर कर क्या रहा था? सिर्फ घूर रहा था और चिल्ला रहा था। क्या असली टैलेंट ऐसा होता है? गाना कमाल का, एक्टिंग उससे भी बेहतर। जूलियट को यह हिडन जेम कहाँ मिला? एडन का घुटनों पर गिरना देखकर मेरा ड्रिंक बाहर निकल गया। अगर यही क्लासिकली ट्रेन्ड एक्टिंग है तो मैं हंस हंस कर मर जाऊंगा। स्टेज के एक कोने में खड़ा एडन जायंट स्क्रीन पर भागते कमेंट्स को देख रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह हार चुका था, इतनी बुरी तरह हार चुका था कि उसके पास खड़े रहने की भी जगह नहीं बची थी। एक पुरानी गिटार ने सिंगिंग में उसे कुचल दिया था। एक नजर ने एक्टिंग में उसे मिटा दिया था। जिस हर चीज पर उसे गर्व था, वह मेरे सामने मजाक बन चुकी थी। होस्ट की इंस्टिंक्ट्स अच्छी थीं। वह खुद भी स्तब्ध था, लेकिन शो को आगे बढ़ना था। वह आगे आता है और कुछ ऑकवर्ड तारीफ करने की कोशिश करता है। इनक्रेडिबल मिस्टर कोल, आप वाकई सरप्राइजेस से भरे हुए हैं। फिर वह स्टोन फेस्ड एडन की तरफ मुड़ता है। खैर, ऐसा लगता है कि इम्प्रोवाइजेशन सेगमेंट में मिस्टर कोल थोड़े आगे रहे। तो अब क्योंकि सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, क्यों ना कुछ और एक्साइटिंग खेला जाए। मैं होस्ट को बीच में ही रोक देता हूँ। मैं एडन की तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ, मुस्कान के अंदर छिपी हुई ब्लेड जैसी धार। क्या एडन ने पहले नहीं कहा था कि वह मुझे जानना चाहता है? तो चलो पूरे इंटरनेट के सामने ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। जो झूठ बोलेगा वह कावर्ड होगा। एडन तुरंत मना करना चाहता है। उसकी हालत अच्छी नहीं है और उसका इंस्टिंक्ट उसे बता रहा है कि यह जाल है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही ऑडियंस चिल्लाने लगती है, प्ले इट, प्ले इट, प्ले इट। क्राउड को केओस पसंद है। डायरेक्टर नीचे से पागलों की तरह इशारे कर रहा है कि एडन को मान जाना चाहिए। रेटिंग्स आसमान छू रही थीं। अगर वह पीछे हटता तो उसकी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी वाली इमेज टूट जाती। एडन दांत भींचता है और अपनी बची हुई शान को संभालने की कोशिश करता है। ठीक है, खेलते हैं। मैं सीधा खड़ा रहता हूँ और मेरी परछाई टेढ़ी नहीं पड़ती। डरने की क्या बात है? अच्छा लगा सुनकर। मैं उंगलियां चटकाता हूँ। क्रू 2 चेयर्स ले आती है। हम दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। हमारे बीच 1 मीटर से भी कम दूरी है। इसे इंटीमेट प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। इतनी दूरी पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। चेहरे का हर छोटा बदलाव छिपाना असंभव हो जाता है। साइकोलॉजी में मेरी मास्टर्स डिग्री है। मैं उसका इस्तेमाल कम ही करता हूँ, लेकिन एडन जैसे खोखले खोल से निपटने के लिए यह काफी है। चूंकि मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ, मैं शुरू करता हूँ। मैं कुर्सी पर पीछे टिक जाता हूँ। एक लाइटर मेरी उंगलियों में आलस से घूम रहा है। मिस्टर स्टर्लिंग, पहला सवाल आसान है। क्या आप सच में जूलियट से प्यार करते हैं? एडन पलक झपकाता है। उसे इतनी आसान शुरुआत की उम्मीद नहीं थी। वह तुरंत अपना एक्सप्रेशन बदलता है और कैमरा की तरफ देखकर पूरी सिंसेरिटी दिखाने लगता है। बिल्कुल, जूलियट के लिए मेरी भावनाओं का गवाह आसमान और धरती है। 5 साल से मैं झूठ
मैं ठंडे स्वर में उसे बीच में ही रोक देता हूँ। तुम्हारी प्यूपिल्स आधा मिलीमीटर फैल गईं। तुम्हारी लेफ्ट रिंग फिंगर ने अभी तुम्हारी पैंट की सीम को खुरचा। ये एंग्जाइटी का क्लासिक सिग्नल है। इसके ऊपर जवाब देने से पहले तुमने 1.2 सेकंड्स का पॉज लिया और तुम्हारी आंखें ऊपर दाईं तरफ गईं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्स पैटर्न में इसका मतलब होता है फैब्रिकेटेड आंसर। मैं डेटा ऐसे बोलता हूँ जैसे कोई मशीन रिपोर्ट पढ़ रही हो। ऑडियंस फट पड़ती है। एडन का चेहरा बदल जाता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये कोई माइंड गेम है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। ये बकवास है या नहीं, ये तुम अपने दिल में अच्छी तरह जानते हो। मैं आगे झुकता हूँ और हमारे बीच की दूरी तुरंत खत्म हो जाती है। प्रॉक्सिमिटी का दबाव सीधे उस पर टूट पड़ता है। दूसरा सवाल, तुमने कहा था कि 5 साल पहले तुम बर्कली में म्यूजिक पढ़ रहे थे, इसलिए गोल्डन मेलोडी अवार्ड सेरेमनी मिस कर दी थी, सही? एडन का पेट अंदर तक बैठ जाता है। यह उसके रिज्यूम की सबसे चमकदार लाइन थी। वही क्रेडेंशियल जिसकी वजह से उसके फैंस उसे म्यूजिकल प्रोडिजी कहते थे। बिल्कुल, वह मुश्किल से जवाब देता है। उसके माथे पर ठंडा पसीना चमक रहा है। मैं वहां 1 साल के क्लोज डोर ट्रेनिंग प्रोग्राम में था। क्लोज डोर ट्रेनिंग? मैं सिर हिलाता हूँ। मेरी आंखों में हल्का सा मनोरंजन चमकता है। अजीब बात है, क्योंकि उसी साल, उसी सर्दी में तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट का लॉगिन आईपी देश के एक इंटरनेट कैफे में दिखाई देता है। धमाका! वह एक वाक्य स्टूडियो में बम की तरह फटता है। एडन की प्यूपिल्स बुरी तरह सिकुड़ जाती हैं। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। तुम्हें ये कैसे पता? वह घबरा जाता है। तुमने मेरा आईपी ट्रेस किया? ये इलीगल है। घबराहट में वह इनकार करना ही भूल जाता है। सीधे सोर्स पर सवाल उठाता है और वही उसकी स्वीकारोक्ति बन जाती है। अगर नहीं चाहते कि लोग जाने तो ऐसे काम मत करो। मैं उसे सोचने का समय दिए बिना आगे बढ़ता हूँ। तीसरा सवाल, गैलेक्सी ऑफ लव रिलीज होने से 1 दिन पहले क्या तुम एन नाम के सॉन्ग राइटर से मिले थे? जैसे ही एन का नाम निकलता है, एडन पर बिजली गिर जाती है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वह नाम उसका नाइटमेयर था। नहीं, मैं किसी एन को नहीं जानता। वह गाना मैंने खुद लिखा था। वह मेरा ओरिजिनल वर्क है। एडन लगभग चिल्लाने लगता है। उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट को इतनी जोर से पकड़ती हैं कि नकल सफेद पड़ जाते हैं। पसीना उसके गाल पर बह रहा है। वह इतना डर चुका है कि सोच भी नहीं पा रहा। तुमने खुद लिखा था? मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। अगर तुमने लिखा था तो अभी स्टेज पर कोरस की सिंकोपेशन भी सही क्यों नहीं कर पाए? और तुम्हें यह तक क्यों नहीं पता कि वह गाना सॉन्ग राइटर की दिवंगत ग्रैंडमदर के लिए लिखा गया था? तुमने उसे उठाकर कोई सस्ता लव सॉन्ग बना दिया। चुप रहो, चुप रहो! एडन उछलकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें पागल कुत्ते की तरह लाल हो चुकी हैं। तुम क्या जानते हो? मैं ए लिस्ट स्टार हूँ। अगर मैं कहूँ कि वह लव सॉन्ग है तो वह लव सॉन्ग है। मार्केट क्या चाहता है, पैकेजिंग क्या होती है, तुम्हें क्या पता? सन्नाटा। पूरा हॉल भय से उसे घूरता रह जाता है। वही पॉलिश्ड आइडल जिसे लोग परफेक्शन का प्रतीक समझते थे, अब बदसूरत क्रोध में विकृत हो चुका था। जूलियट अपना मुंह ढक लेती है। उसकी आंखें हैरानी से एडन और मेरे बीच घूम रही हैं। मैं धीरे धीरे खड़ा हो जाता हूँ। क्योंकि तुम्हें याद नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैं अपने सूट की जेब से एक काला वॉइस रिकॉर्डर निकालता हूँ। पुराना, किनारे घिस चुके थे, लेकिन उसे बहुत सावधानी से संभाला गया था। रिकॉर्डर देखते ही एडन की आंखें लगभग बाहर निकल आती हैं। वह उसे पहचान गया था। 5 साल पहले उस पुराने किराए के अपार्टमेंट में उसने इसे देखा था। नहीं, यह असंभव है। ये तुम्हारे पास कैसे है? उसका चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके पैर जवाब दे देते हैं और वह वापस चेयर पर गिर पड़ता है। यह छोटा सा गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए पूरे 5 साल से तैयार कर रहा था। मैं शांत स्वर में कहता हूँ और प्ले बटन दबा देता हूँ। स्टैटिक की आवाज आती है। फिर एक युवा, घमंडी और बहुत परिचित आवाज स्टूडियो में गूंज उठती है। माइक्रोफोन उसे करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा देता है। ज्यादा होशियार मत बनो। तुम्हें लगता है टैलेंट से कुछ होता है? इस इंडस्ट्री में मनी किंग है। मुझे बस प्लेजरिज्म का आरोप एन पर डालना है और मैं डेब्यू कर जाऊंगा। मैं फेमस हो जाऊंगा और उस इडियट एन को उसे दोष लेकर गायब हो जाने दो। वैसे भी कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग इतनी साफ थी कि पीछे रखी वाइन बॉटल्स की टकराने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। पूरा हॉल चुप हो जाता है, सचमुच चुप। यहाँ तक कि लाइव कमेंट्स भी कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं। एडन का चेहरा एक झटके में रंगहीन हो जाता है, राख जैसा धूसर। अगले ही पल वह जानवर जैसी दहाड़ लगाता है और रिकॉर्डर छीनने के लिए मेरी तरफ झपटता है। मुझे दो, मुझे दो, ये फेक है, यह एडिटेड है। उसकी हरकत आश्चर्यजनक रूप से तेज थी, पूरी तरह बर्बाद हो जाने वाली दीवानगी के साथ। लेकिन मैं पहले ही समझ चुका था। मैं एक कदम किनारे हट जाता हूँ और हल्के से अपना पैर उसकी राह में लगा देता हूँ। धड़ाम! एडन मुंह के बल स्टेज पर गिरता है। वह बुरी तरह फर्श पर फैल जाता है। उठने की कोशिश करता है, लेकिन मैं अपना पैर उसकी पीठ पर रख देता हूँ। मैं नीचे उसकी तरफ देखता हूँ। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। एडन, गेम ओवर। रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, लेकिन वह एक वाक्य, मनी इज किंग, अब भी हवा में गूंज रहा था। जैसे किसी ने पूरे हॉल के चेहरे पर थप्पड़ मारा हो। एको बार बार लौट रहा था। स्टूडियो पूरी तरह शांत था। एडन फर्श पर पड़ा था,
उसका शरीर गुस्से और डर के कारण कांप रहा था। उसका चेहरा ठंडे फ्लोर से चिपका हुआ था। उसके कभी परफेक्ट रहने वाले बाल अब पूरी तरह बिखर चुके थे। उसका महंगा बिस्पोक सूट धूल से ढक चुका है। वह दयनीय लग रहा है, जैसे कोई आवारा कुत्ता जिसकी पूंछ दब गई हो। नहीं, असंभव, यह असंभव है। वह बड़बड़ाता है। अचानक उसका सिर ऊपर उठता है। उसकी खून से भरी आंखें मुझ पर टिक जाती हैं। उसके अंदर बची हुई आखिरी समझदारी भी टूट जाती है। ईथन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक भयावह दहाड़ के साथ एडन फर्श से उछल पड़ता है। कोने में फंसे बैल की तरह वह पूरी ताकत से सीधा मेरे चेहरे पर मुक्का मारता है। हवा को चीरता हुआ वह घूंसा साफ दिखा रहा था कि उसने उसमें अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ऑडियंस घबराकर चीख उठती है। जूलियट का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह सहज रूप से मेरी तरफ दौड़ पड़ती है। ईथन, सावधान। मैं अपनी जगह से हिलता तक नहीं, पलक तक नहीं झपकाता। जब उसका घूंसा मेरी नाक से सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर रह जाता है, तभी मैं हरकत करता हूँ। मैं अपना सिर हल्का सा एक तरफ झुका देता हूँ, इतनी तेजी से कि जैसे आफ्टर इमेज रह गई हो। एडन का घूंसा हवा में चला जाता है और उसका शरीर मोमेंटम के कारण आगे झुक जाता है। मैं सहजता से हाथ उठाता हूँ। मेरी 5 उंगलियां उसके रिस्ट को लोहे की पकड़ की तरह जकड़ लेती हैं। क्रैक! जॉइंट डिसलोकेशन की साफ आवाज गूंजती है। उसी सांस में मैं अपने कोर से ताकत निकालता हूँ। एक साफ ग्रैपलिंग टेक डाउन लगाता हूँ। उसके अपने मोमेंटम का इस्तेमाल करता हूँ और उसे जोर से फर्श पर पटक देता हूँ। इस बार गिरने की आवाज पहले से भी भारी थी। एडन का पूरा शरीर स्टारफिश की तरह फर्श पर फैल जाता है। मैं एक हाथ से उसका चेहरा नीचे दबा देता हूँ। आधा चेहरा विकृत हो जाता है। स्टूडियो में सुअर की तरह चीख गूंज उठती है। मैं उसका एक हाथ पीठ के पीछे मोड़ देता हूँ, घुटना उसकी पीठ पर टिकाता हूँ और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को लॉक कर देता हूँ। वह पूरी तरह इमोबिलाइज्ड हो जाता है। पूरा सीक्वेंस पानी की तरह बहता है, इतना तेज कि कैमरास भी मुश्किल से उसका पीछा कर पाते हैं। बचपन में जूलियट के लिए लड़ते हुए मैंने सालों तक किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली थी और सामने एक ऐसा वायरल स्टार था जिसकी बॉडी शराब और ऐशो आराम से खोखली हो चुकी थी। ये बिल्कुल अलग लीग थी। मैं हल्की सांस छोड़ता हूँ और सीधे कैमरा की तरफ देखता हूँ। कैमरा में जो चेहरा दिख रहा था वह बेहद ठंडा था। मैं सिर झुकाकर एडन के कान के पास जाता हूँ। वह दर्द से तड़प रहा है और दांत भींचकर गालियां दे रहा है। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी है। एडन, तुम्हें पता है मैंने 5 साल तक तुम्हें हाथ क्यों नहीं लगाया? एडन दर्द से कांपता है। उसकी सांसें टूट रही हैं, आंखों में डर भरा हुआ है। मैं उसके और करीब झुकता हूँ, इतनी आवाज में कि सिर्फ वह और वह माइक्रोफोन सुन सके जिसे मैंने जानबूझकर अपनी तरफ खींच लिया था। हर शब्द साफ सुनाई देता है। 5 साल पहले मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया क्योंकि तुम मेरे हाथ गंदे करने के लायक नहीं थे। मैं उसकी गर्दन छोड़ देता हूँ और घृणा से अपना हाथ अपने कपड़ों पर पोंछता हूँ। फिर खड़ा हो जाता हूँ और ऊपर से उसकी तरफ देखता हूँ। कैमरा की तरफ देखकर वह लाइन बोलता हूँ जिसे मैंने 5 साल से अपने सीने में दबा कर रखा था। आज मैं तुम्हें इसलिए छू रहा हूँ ताकि जूलियट का करियर साफ सुथरे तरीके से आगे बढ़ सके। पूरा स्टूडियो 1 सेकंड के लिए शांत हो जाता है। अगले ही पल जैसे बहुत समय से दबा हुआ ज्वालामुखी फट पड़ा हो, पूरा हॉल विस्फोट कर देता है। लाइव कमेंट्स स्क्रीन पर बाढ़ की तरह उमड़ पड़ते हैं। लाल एक्सक्लेमेशन मार्क्स की दीवार बन जाती है। ईथन इनक्रेडिबल है। वे मूव्स पागलपन थे। असली आदमी ऐसा होता है, जिस औरत से प्यार करता है उसकी रक्षा करता है। 5 साल तक सहा और आखिर फट पड़ा। मेरे हाथ गंदे करने के लायक नहीं थे वाली लाइन बहुत खतरनाक थी। एडन पूरी तरह खत्म हो चुका है। वह जॉइंट लॉक देखकर मजा आ गया। शांत लोगों से पंगा लेने का यही नतीजा होता है। उसी समय स्टूडियो के मुख्य दरवाजे खुल जाते हैं। कई यूनिफॉर्म पहने पुलिस ऑफिसर्स स्टेशन सिक्योरिटी के साथ स्टेज पर आते हैं। मिस्टर स्टर्लिंग, हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि आप मल्टीपल काउंट्स ऑफ कमर्शियल फ्रॉड, एक्सटॉर्शन और सीरियस टैक्स इवेजन के सस्पेक्ट हैं। कृपया इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए हमारे साथ चलिए। लीड ऑफिसर अपना बैज दिखाता है। एडन संभल भी नहीं पाता कि उसके हाथों में हैंडकफ्स लग जाती हैं। वह रिकॉर्डिंग सिर्फ प्लेजरिज्म का सबूत नहीं थी, वह इस बात का ठोस प्रमाण थी कि वह गंदे तरीकों से ऊपर पहुंचा था। ऊपर से लाइव ब्रॉडकास्ट में किया गया असॉल्ट। प्रिजन लगभग तय था। एडन का चेहरा राख जैसा हो जाता है। उसके पैरों में ताकत नहीं बचती और 2 ऑफिसर्स उसे लगभग घसीटते हुए ले जाते हैं। मेरे पास से गुजरते हुए वह मुझे घूरता है। उसकी आंखें जहर और हार न मानने की जिद से भरी हुई हैं। उसके होंठ हिलते हैं। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन आखिर में कोई शब्द बाहर नहीं आता। वह जानता है कि सब खत्म हो चुका है। इस इंडस्ट्री में एक बार कैंसिल हो जाने के बाद वापसी नहीं होती। एडन को ले जाया जाता है और यह पूरा तमाशा आखिरकार खत्म हो जाता है। बैकस्टेज में डायरेक्टर उत्साह से लगभग बेहोश होने वाला है। आज रात की रेटिंग्स ने सिर्फ स्टेशन के रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े हैं। उन्होंने सिर्फ स्टेशन के रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े, उन्होंने इस देश के लाइव वैरायटी शोज के इतिहास में नया रिकॉर्ड बना दिया। स्टेज लाइट्स नरम हो जाती हैं। मैं अपनी हल्की सी सिकुड़ी हुई कॉलर सीधी करता हूँ और मुड़ जाता हूँ। जूलियट अब भी वहीं खड़ी है। उसकी आंखें लाल हैं,
वह किसी चौंके हुए रैबिट जैसी लग रही है। वह मुझे देखती है, उसके होंठ खुलते हैं जैसे उसके पास कहने के लिए हजार बातें हों, लेकिन शुरुआत कहाँ से करे यह न जानती हो। मैं आह भरता हूँ और उसके पास जाकर आदतन उसके बालों को बिखेर देता हूँ। ऐसे ही क्यों खड़ी हो, चलो, जूलियट सुबकती है। फिर अचानक वह खुद को मेरी बाहों में फेंक देती है, दोनों हाथ मेरी कमर के चारों ओर कसकर बांध लेती है और अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा लेती है। ईथन, तुम बहुत बुरे हो, वह आंसुओं के बीच बोलती है। तुमने ये बात 5 साल तक मुझसे छिपा कर रखी, पहले क्यों नहीं बताया? मैं धीरे से उसकी पीठ थपथपाता हूँ। उसका शरीर मेरे खिलाफ कांप रहा था। मैं हंस पड़ता हूँ। मैं तुम्हें क्यों बताता? ताकि तुम्हारा वह गुस्सा पूरे एजेंसी को उड़ाकर रख देता। जूलियट और भी ज्यादा मेरे सीने से चिपक जाती है। उसके आंसू मेरी शर्ट भिगो रहे थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मुझसे फिर कभी झूठ बोला तो मैं तुम्हारे नूडल्स कभी नहीं खाऊंगी। ठीक है, अब और झूठ नहीं। क्रू मेंबर्स की ईर्ष्या भरी नजरों और अनगिनत कैमरा फ्लैशेस की गवाही के बीच मैं उसे बाहों में लिए बैक स्टेज की तरफ ले जाता हूँ। उस रात वेबो ट्रेंडिंग लिस्ट पूरी तरह क्रैश हो जाती है। ईथन एंड जूलियट फेरी टेल कपल, एडन स्टर्लिंग अरेस्टेड, द लेजेंड रिटर्न्स, ये 3 हैशटैग्स पूरे 1 हफ्ते तक ट्रेंडिंग लिस्ट के सबसे ऊपर बने रहते हैं। देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। देर शरद रथु की एक शाम, हवा में तेज ठंडक घुली हुई है। आज रात नेशनल ग्रैंड थिएटर में गोल्डन स्टैच्यू अवार्ड्स हो रहे हैं, जो इस देश की फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सम्मान है। रेड कार्पेट के दोनों ओर लगे स्पॉटलाइट्स रात को दिन में बदल रहे हैं। एडन का नाम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से पूरी तरह गायब हो चुका है। सुना जाता है कि उसे 7 साल की सजा हुई है और इस समय वह प्रिजन में यूनिफॉर्म सिल रहा है। दूसरी तरफ जूलियट ने अपनी करियर चेंजिंग फिल्म साइलेंट टेस्टिमोनी के साथ हर बड़े फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेशंस बटोर लिए हैं। मैं फैमिली सीटिंग सेक्शन की तीसरी रो में बैठा हूँ, एक ऐसा सूट पहने हुए जो मुझ पर पूरी तरह फिट भी नहीं बैठता। मैं आराम से अपना फोन स्क्रॉल कर रहा हूँ। मेरे आसपास इंडस्ट्री के बड़े नाम और सेलिब्रिटीज बैठे हैं। सबकी कमर सीधी है, सिर्फ मैं ही ऐसा दिख रहा हूँ जैसे यहाँ का नहीं हूँ। और अब वह पल जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। प्रेजेंटर एनवलप खोलता है, सस्पेंस बढ़ाने के लिए शब्दों को खींचता है। इस साल का गोल्डन स्टैच्यू अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस जाता है। पूरा हॉल सांस रोक लेता है। जूलियट रीड साइलेंट टेस्टिमोनी के लिए। पूरे वेन्यू में गड़गड़ाहट जैसी तालियां गूंज उठती हैं। जायंट स्क्रीन तुरंत जूलियट के क्लोजअप पर कट करती है। आज रात उसने डीप ब्लू बैकलेस इवनिंग गाउन पहन रखा है। उसके लंबे बाल ऊपर बंधे हुए हैं, जिससे उसकी गर्दन की सुंदर रेखा साफ दिखाई दे रही है। वह सांस रोक देने वाली खूबसूरत लग रही है। जैसे ही वह अपना नाम सुनती है, उसके चेहरे पर वही परिचित शांत मुस्कान आ जाती है। वह खूबसूरती से खड़ी होती है, अपने गाउन का किनारा उठाती है, स्टेज तक जाती है और भारी ट्रॉफी स्वीकार करती है। वह माइक्रोफोन के सामने खड़ी होती है और गहरी सांस लेती है। पूरा हॉल शांत हो जाता है। हर कोई नई बेस्ट एक्ट्रेस का एक्सेप्टेंस स्पीच सुनने का इंतजार कर रहा था। परंपरा के अनुसार उसे अपने डायरेक्टर, क्रू और पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहिए था और फिर कोई प्रेरणादायक संदेश देकर खत्म करना चाहिए था। जूलियट ट्रॉफी को पकड़े हुए अपनी नजर पूरे हॉल पर घुमाती है। फिर उसकी नजर सीधी तीसरी रो के उस कोने पर जाकर रुकती है जहां मैं बैठा हूं। उसकी आंखों में मौजूद अनटचेबल गॉडेस वाली परत वसंत की बर्फ की तरह पिघल जाती है। वह पलक झपकाती है और उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान उभरती है। वही मुस्कान जो वह सिर्फ मुझे दिखाती है, वही बचपन वाली जिद्दी बेस्ट फ्रेंड की मुस्कान। असल में मैंने कोई एक्सेप्टेंस स्पीच तैयार नहीं की। जूलियट की आवाज साफ और गर्मजोशी से भरी हुई हॉल के हर कोने तक पहुंचती है, क्योंकि आज रात यहाँ आने से पहले किसी ने मुझसे कहा था, जीतूं या हारूं, घर पर लेट नाइट स्नैक मेरा इंतजार करेगा। हॉल में गर्मजोशी भरी हंसी गूंज उठती है। जूलियट ट्रॉफी उठाती है और बिना किसी झिझक के मुझे पुकारती है, ईथन, नूडल्स तैयार है ना? मुझे भूख लगी है। पूरा हॉल 1 सेकंड के लिए जम जाता है। फिर पहले से भी ज्यादा जोरदार हंसी और तालियां गूंज उठती हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पल पर, अपनी ठंडी और अछूत इमेज के लिए मशहूर यह महिला पूरे देश के सामने अपना रिलेशनशिप दिखाएगी, और वह भी सिर्फ नूडल्स के एक कटोरे के लिए। लाइव कमेंट स्क्रीन पर बाढ़ की तरह भर जाते हैं। हाँ, यह सच में ईथन की वुमन है। ये तो बिल्कुल जूलियट जैसा है। क्या टॉप टियर हम्बल ब्रैगिंग ऐसी दिखती है? बेस्ट एक्ट्रेस ट्रॉफी की कीमत नूडल्स के कटोरे से कम है। शिप्ड! मैं इस कपल को पूरी जिंदगी शिप कर सकता हूँ। नीचे बैठा हुआ मैं आसपास की चीखों और तालियों को सुनता हूँ और बेबसी से सिर हिला देता हूँ। ये औरत सच में वही टाइप है जो 3 दिन बिना डांट खाए छत पर चढ़ जाती है। ऐसे पल में भी इसके दिमाग में सिर्फ नूडल्स चल रहे हैं, लेकिन मेरे होंठों के कोने पर आई मुस्कान मिटने से इनकार कर देती है। स्टेज पर चमकती हुई उसकी आंखों से नजर मिलाते हुए मैं धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा हो जाता हूँ। स्पॉटलाइट तुरंत मुझ पर आ गिरती है। मैं कुछ नहीं बोलता, बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ, नरम और स्नेह भरी मुस्कान। फिर मैं अपना हाथ सूट की जेब में डालता हूँ और एक छोटा सा डार्क ब्लू वेलवेट बॉक्स बाहर निकालता हूँ,
जिसे मैंने बहुत पहले से तैयार कर रखा था। मैं उसे खोलता नहीं, बस उसे हवा में उठाकर उसकी तरफ हल्का सा हिलाता हूँ। वह रिंग बॉक्स है। इतनी दूरी से भी मैं साफ देख सकता हूँ कि जूलियट का शरीर एकदम स्थिर हो जाता है। अगले ही पल उसका हाथ उसके मुंह पर चला जाता है और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह समझ जाती है कि यह कोई भव्य प्रपोजल सेरेमोनी नहीं है, यहाँ 999 रोजेस नहीं है, लेकिन यह उसे किसी भी भव्य समारोह से ज्यादा छू जाता है, क्योंकि यह उसके लिए मेरी पूरी जिंदगी का वादा था। हॉल में मौजूद लोगों की चीखें और तालियां अपने चरम पर पहुंच जाती हैं। कोई सीटी बजाता है, कोई चिल्लाता है, मैरी। कैमरा इसी पल पर रुक जाता है। स्टेज पर वह बेस्ट एक्ट्रेस है, रोशनी में नहाई हुई, ट्रॉफी पकड़े हुए, आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऑडियंस में मैं हूँ, वह बचपन का दोस्त जिसने हमेशा चुपचाप उसकी रक्षा की, हाथ में रिंग बॉक्स लिए, चेहरे पर नरम मुस्कान के साथ। लोगों के समुद्र के पार हमारी नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और पूरी दुनिया सिमट कर सिर्फ हम दोनों तक रह जाती है। फेम और दिखावे से भरी इस इंडस्ट्री के बीच हमारे पास सबसे सच्ची और सबसे प्रज्वलित चीज थी। 20 साल की चाइल्डहुड फ्रेंडशिप, 5 साल की साइलेंट प्रोटेक्शन और इस पल की साझा मुस्कान। बिग स्क्रीन पर तस्वीर धीरे धीरे फ्रीज हो जाती है और नरेशन की एक पंक्ति धीरे धीरे उभरती है। सबसे लंबा प्यार अक्सर पहली नजर का नहीं होता, बल्कि वह होता है जो पूरी जिंदगी चुपचाप साथ चलता रहता है।